पिछले 20 सालों से जर्मनी अपने इंडस्ट्रियल बेस और कार मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर के साथ यूरोपियन यूनियन के विकास का इंजन था। इसने अपने ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया और किसी भी दूसरे बड़े वेस्टर्न यूरोपियन देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन फिलहाल जर्मन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही और इसे बहुत कमजोर कहना भी इसे छोटा करना होगा। वॉक्सवैगन, जो कि जर्मन कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सितारा है, इतिहास में पहली बार अपनी फैक्ट्री जर्मनी में बंद करने पर विचार कर रहा है। पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद जर्मनी का जीडीपी मुश्किल से बढ़ा है और अर्थव्यवस्था एक साथ आई चुनौतियों और बाधाओं के तूफान से जूझ रही है। इस पर संदेह बढ़ रहा है कि क्या जर्मनी अपने मौजूदा मंदी को पार करने में सफल होगा या फिर ये किसी डिजास्टर की शुरुआत है। तो जर्मनी की आर्थिक मशीन अचानक से खराब क्यों हो गई? ऐसे कैसे हुआ कि अपने सभी लीगेसी ब्रांड्स के साथ भी अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है? और क्या वो इस आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे या फिर ये जर्मनी की आर्थिक सफलता का अंत है? अब ये जर्मनी के इकोनॉमिक मिरेकल का अनिश्चित भविष्य है। दशकों से जर्मनी को आर्थिक मजबूती का एक एग्जाम्पल माना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इसने हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का आनंद लिया, जो युद्ध के बाद हुए सुधारों की वजह से आया था। जर्मन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बदौलत लगभग 4 दशक जर्मनी में हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी गई। हालांकि आर्थिक विकास अंततः धीमा हो गया। जर्मनी ने खुद को यूरोप के औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था, जो कार्स, मशीनरी और केमिकल्स जैसे बड़े मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर आधारित था। वोक्सवैगन, BMW, सीमेंस और BASF जैसे कंपनियां वर्ल्ड लीडर बन गई और जर्मन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और विश्वसनीयता को हमेशा सबसे बेहतर माना गया। परिणाम स्वरूप जर्मन हाई सैलरी और हाई क्वालिटी जीवन का आनंद लेने लगे। जर्मन इकोनॉमिक मॉडल कुछ प्रमुख स्तंभों पर बना था। एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट। यहां तक कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी जर्मनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और इसे यूरोजोन संकट के विजेताओं में से एक माना गया था। जब जर्मनी के कई यूरोपियन पड़ोसी संघर्ष कर रहे थे, तब जर्मनी के अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। लेकिन हाल ही में चीजें काफी खराब हो गई है। पिछले साल जर्मनी एकमात्र G7 अर्थव्यवस्था था जिसका प्रदर्शन खराब रहा और इस साल फिर से G7 समूह के सबसे धीमी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2019 के बाद से पिछले 5 सालों में इसके पर कैपिटा जीडीपी में 1% की गिरावट आई है। यहां तक कि G7 के ब्रिटेन और फ्रांस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका, जिसे जर्मनी एक समय पिछाड़ना चाहता था, पूरी तरह से एक अलग लीग में है। लेकिन जहां जर्मनी का मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन खराब है, वहीं उसकी असली चिंता अलग है। असली सवाल यह है कि क्या मौजूदा आर्थिक समस्याएं सिर्फ एक मौसमी सर्दी है, यानी जर्मनी के नियंत्रण से बाहर के प्रभाव के कारण होने वाली अस्थायी मंदी जो अंततः दूर हो जाएगी, या फिर ये एक पुरानी बीमारी है जो जर्मनी के आर्थिक जड़ों में है और वो वैसे ही रहेगी, जिससे जर्मनी का कमजोर आर्थिक प्रदर्शन जारी रहेगा। खैर, इसका जवाब देने के लिए हमें यह देखना होगा कि जर्मनी की मौजूदा आर्थिक समस्याएं असल में कहां से आ रही है। कई मायनों में जर्मनी पिछले 2 दशकों के तथा कथित पीक ग्लोबलाइजेशन के विजेताओं में से एक रहा है, क्योंकि बाहरी ग्लोबल परिस्थितियां जर्मनी जैसे इकोनॉमी को बेनिफिट कर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चाइना के साथ एक तेजी से बढ़ते ट्रेड से बहुत फायदा उठा रहा था, जिसने जर्मन मशीनरी, व्हीकल्स और केमिकल्स के लिए अपना मार्केट खोल दिया था। पिछले 2 दशकों में चाइना अपने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर रहा था और खुशी खुशी वही चीजें खरीद रहा था जो जर्मनी बेच रहा था। लेकिन ये फेवरेबल कंडीशंस अब ड्रामेटिक तरीके से बदल गई है, क्योंकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली है और जर्मन एक्सपोर्ट्स जैसे मशीनरी और कार्स के साथ डायरेक्टली कॉम्पीट करने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आज चाइना असल में जर्मनी का कस्टमर नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर बन गया है। जियोपॉलिटिकल सिनारियोज भी बदल गए हैं। जब रशिया ने 2022 में यूरोप को अपनी गैस सप्लाई काट दी, तो जर्मनी अचानक सस्ती एनर्जी के एक मुख्य सोर्स से वंचित हो गया, जो पिछले 2 दशकों से उसके एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को पावर दे रहा था। इस वजह से जर्मनी को अल्टरनेटिव्स ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा कॉस्ट पर आए और इससे उसकी कॉम्पिटिटिव एज कम हो गई। बाहरी वातावरण के बदलने के अलावा जर्मनी को इंटरनल स्ट्रक्चरल इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा है। सिग्निफिकेंट इमिग्रेशन के बावजूद जर्मनी में रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है और अगले डिकेड में इसका वर्कफोर्स हर साल लगभग 1% तक कम होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कम वर्कर्स और कम कंज्यूमर स्पेंडिंग कैपेसिटी, जो डोमेस्टिक डिमांड को वीक कर रही है और इकोनॉमी पर ज्यादा प्रेशर डाल रही है। इसके अलावा जर्मनी से जुड़ी पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स अब ज्यादा सच नहीं लगती, जबकि जर्मन्स को कभी यूरोप के सबसे हार्ड वर्किंग लोगों में काउंट किया जाता था। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही कहते हैं।
जर्मन्स एक्चुअली ओईसीडी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम आवर्स काम करते हैं। ईयरली एवरेज 1300 घंटे, जो कि ओईसीडी के एवरेज 1700 घंटे से काफी कम है। जर्मनी का डोमेस्टिक मार्केट नोटोरियसली ओवर रेगुलेटेड है, जो इनोवेशन को रोकता है और नए बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस को मुश्किल बना देता है। टेस्ला, जिसने अपनी नई फैक्ट्री जर्मनी में लगाने का डिसीजन लिया, सिर्फ बर्लिन में कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन करने की कोशिश करते वक्त मेजर इश्यूज का सामना किया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उन चैलेंजेस का जो बिजनेसेस को जर्मनी में फेस करने पड़ते हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये इंडस्ट्री, जो कभी जर्मनी की इकोनॉमी की सरताज थी, अभी भी बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है। यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है, ताकि फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ट्रांजिशन हो सके। लेकिन ये वही कार्स है जिन्हें जर्मन मैन्युफैक्चरर्स हिस्टोरिकली प्रोड्यूस करते रहे हैं और जहां उनका सिग्निफिकेंट टेक्निकल एडवांटेज था। अगर ये बैन रिवोक नहीं होता तो ये एडवांटेज लार्जली खत्म हो जाएगा, जो जर्मन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके कारण जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स को अब इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पेस पकड़ने के लिए अग्रेसिवली रेस करनी पड़ रही है। यहाँ उन्हें चाइनीज और अमेरिकन कंपनीज से सख्त कंपटीशन का सामना है, जो इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी और बैटरी प्रोडक्शन में काफी आगे है। आखिर में जर्मनी भी वही बीमारी से ग्रस्त है जो ज्यादातर यूरोप फेस कर रहा है, ट्रेडिशनल लीगेसी इंडस्ट्रीज पर ओवर डिपेंडेंस। जर्मनी की सबसे बड़ी और सफल कंपनीज काफी पुरानी है, कुछ तो कई डिकेड्स पहले या 100 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन जर्मनी में बहुत कम मेजर टेक कंपनीज और ग्लोबली सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं। इनोवेशन के लिए अपनी रेपुटेशन के बावजूद जर्मनी अब तक यूएस या चाइना जैसी कंपेरेबल टेक जायंट्स को प्रोड्यूस करने में असफल रहा है। इसका मतलब यह है कि जर्मनी ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे तेज ग्रो करते सेक्टर्स का फायदा उठाने से चूक रहा है और इस वजह से वो हाई वैल्यू जॉब्स भी नहीं क्रिएट कर पा रहा जो ये सेक्टर लेकर आती है। लेकिन ये सब हमें जर्मनी के इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? इस पर दो कॉम्पीटिंग विचारधारणाएं हैं जो इसके पॉसिबल डायरेक्शन को लेके अपने आर्ग्यूमेंट्स रखती है। पहला नजरिया यह कहता है कि जर्मनी की अब की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, ये एक टेम्पररी स्लोडाउन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन और लिमिटेड ग्रोथ की शुरुआत है। पी ग्लोबलाइजेशन का एरा, जो जर्मनी के एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल का इंजन था, शायद खत्म हो चुका है। दुनिया अब लोकलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जहां सप्लाई चेन्स शॉर्ट हो रही है और ट्रेड बैरियर्स कम होने के बजाय बढ़ने लगे हैं। इसके साथ चाइना अपने मार्केट्स क्लोज कर रहा है और एक्टिवली अपने प्रोडक्ट्स को अब्रॉड पुश कर रहा है। ऐसे में जर्मनी अपना एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट खो सकता है और अभी तक ये क्लियर नहीं कि इसकी जगह कौन ले सकता है। इसके अलावा जर्मन पॉलिसी मेकर्स ज्यादा तरक्की करने के तरीके ढूंढने के बजाय बैलेंस्ड बजट्स को ऑब्सेस करते हैं, जबकि आज की डेट में बोल्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ओवर कॉशियस अप्रोच इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी स्लो कर सकती है। और एनर्जी की बात करें तो जर्मनी की प्रॉब्लम्स और भी बिगड़ सकती है। जैसे जैसे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, जर्मनी के पास अपने रिलायबल एनर्जी सोर्सेस नहीं है। अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करना और रिन्यूएबल एनर्जी का अभी भी पूरी डिमांड को मीट ना कर पाना एक बड़ी एनर्जी शॉर्टेज को जन्म दे सकता है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि प्रोडक्शन को और ज्यादा महंगा भी बना देगा। इतनी बड़ी संख्या में चैलेंजेस को दूर करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जर्मनी अपने आप को इस तरह की स्थिति में पा रहा है। 1990s के एंड और 2000 के शुरुआत में भी जर्मनी एक गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था, जो आज के हालात से बहुत अलग नहीं था। तब जर्मनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और गिरती कॉम्पिटिटिवनेस के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उसे अक्सर यूरोप के बीमार आदमी के रूप में रेफर किया जाता था। ईस्टर्न जर्मनी के साथ रीयूनिफिकेशन की हाई कॉस्ट, एक ऐसी जर्मन करेंसी जो ग्लोबल मार्केट्स में जर्मन प्रोडक्ट्स को कम कॉम्पिटिटिव बना रही थी, ओवरली रेगुलेटेड और रिजिड लेबर मार्केट्स और आउटडेटेड इंडस्ट्रीज, इन सब ने मिलकर लगभग ये तय कर दिया था कि जर्मन इकोनॉमी अब सिर्फ नीचे गिरती ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ काफी कठोर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के कारण जर्मनी अपने क्राइसिस को दूर करने और फिर से ग्रो करने में सफल रहा। सिर्फ 10 सालों में जर्मनी ने अपने आप को इकोनॉमिक सुपरस्टार में बदल दिया, जो पहले एक मजाक का टारगेट बन गया था। इसी वजह से एक दूसरा और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजरिया यह कहता है कि जर्मनी एक बार फिर से ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दे सकता है। आखिर जर्मनी के पास अब भी कई फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स है। मजबूत डोमेस्टिक कंपनीज और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स का बेस, रिसर्च और इनोवेशन की एक ट्रेडिशन, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो डेट और बहुत सारी सेविंग्स। लेकिन ये आसान नहीं होगा। जर्मनी के खिलाफ चैलेंजेस की एक लंबी लिस्ट है। इसके लिए एक नया लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोर्स ढूंढना पड़ेगा। जर्मनी को अपनी ब्यूरोक्रेसी को कम करना होगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना होगा और सबसे जरूरी बात, एक ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को फोस्टर करना होगा जो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग को प्रमोट करे। आखिर में जर्मनी के पास अब भी काफी स्ट्रेंथ्स है,
लेकिन इसका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या वो इनका सही तरीके से फायदा उठाकर चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस के साथ एडेप्ट कर सकता है, या फिर एक आउटडेटेड मॉडल में अटक कर रह जाएगा जो रिपेयर होने के काबिल नहीं है और धीरे धीरे और खराब होती जा रही उसकी इकोनॉमी को देखता रह जाएगा।